हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉमेट। आई एम मुस्कान मंध्यान, योर लीगल गाइड। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लासिकल हिंदू व्यू ऑफ द स्टेट के बारे में। बाकी सभी वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, अगर आप चाहें तो उन्हें जाकर देख सकते हैं, जहां पर मैंने मार्क्सिस्ट व्यू, लिबरल व्यू एटसेट्रा कवर किया हुआ है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग नोट्स बनाते रहिए, जो कि आपकी रिविजन में हेल्प करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सो क्लासिकल हिंदू व्यू हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? क्लासिकल हिंदू व्यू हमें देखने को मिलता है राजधर्म में, राज्य शास्त्र में, दंड नीति में, नीति शास्त्र में एंड अर्थशास्त्र में। ओके ये सारी डिफरेंट बुक्स हैं जो हमें हेल्प करती हैं स्टेट को समझने के लिए। ठीक है, एंड फ्यू इसमें से नोमेनक्लेचर्स हैं फॉर द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ स्टेट, जो हमें स्टेट को ऑल ओवर समझने में हेल्प करती हैं। अर्थशास्त्र इज अ बुक रिटन बाय कौटिल्य। क्लासिकल हिंदू व्यू के साथ प्रॉब्लम क्या थी? ठीक है, क्लासिकल हिंदू व्यू ऑफ द स्टेट को मेन प्रॉब्लम क्या तंग कर रही थी? वो थी जेनेसिस ऑफ द स्टेट की, कि स्टेट आया कहां से, स्टेट शुरू कहां से हुआ। ठीक है, ये प्रॉब्लम डोमिनेट कर रही थी पूरे क्लासिकल हिंदू व्यू को। सो गाइस, हम लोग ने डिफरेंट थ्योरीज कवर की हैं ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट की। ठीक है, अब हम उसका थोड़ा रिवीजन करेंगे। तो रामायण में हमको किसका रेफरेंस देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है डिवाइन ओरिजिन थ्योरी के बारे में। ठीक है, इन रामायण डिवाइन ओरिजिन थ्योरी को पैटर्नलिस्टिक थ्योरी भी कहा गया है। पैटर्नलिस्टिक, PATERNALISTIC। ठीक है, पैटर्नलिस्टिक थ्योरी। पेटर का मतलब होता है फादर, तो यहाँ पे पैटर्नलिस्टिक थ्योरी किस सेंस में कहा जा रहा है डिवाइन ओरिजिन थ्योरी को? दैट किंग को फादर से कंपेयर किया गया है। ठीक है, किंग इज लाइक अ फादर। सो रामायण में हमें डिवाइन ओरिजिन थ्योरी के बारे में देखने को मिलता है, जिसे पैटर्नलिस्टिक थ्योरी भी कहा गया है। सो सभी थ्योरीज के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा बाय चांस तो आप एक बार देखना, बिकॉज ये समझने के लिए वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। सो महाभारत में हमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में देखने को मिलता है। एंड कौटिल्य ने अपनी बुक अर्थशास्त्र में कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का रेफरेंस दिया है। ये सब हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, इट्स जस्ट अ रिविजन फॉर यू ऑल। ठीक है, ये समझना जरूरी है, इसलिए मैं एक बार रिवाइज कर रही हूँ उसे। सो वैदिक लिटरेचर में जब किंग अपनी कुर्सी पर बैठने वाला होता है, ठीक है, जब उसका कोरोनेशन होता है, तो उससे कुछ कस्में खिलवाई जाती हैं। ठीक है, कुछ कस्में उसे खानी रहती हैं कि ये वो पूरी करेगा जब वो एक राजा बन जाएगा। तो वो कसम क्या है? ठीक है, वो प्रोमिसेस जो वो कर रहा है अपने सब्जेक्ट से, वो प्रोमिसेस क्या है? वो एक्चुअली टर्म्स एंड कंडीशंस हैं बिटवीन किंग एंड हिज सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का रेफरेंस देती है हमें वैदिक लिटरेचर। जैन एंड बौद्ध लिटरेचर भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के काफी सारे एग्जाम्पल्स देती है, एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जैन एंड बौद्ध लिटरेचर। कौटिल्य एंड मनु के काफी सारे लिटरेचर्स, काफी सारी राइटिंग्स में हमें देखने को मिलता है फोर्स थ्योरी के बारे में। फोर्स थ्योरी का रेफरेंस भी हमें कौटिल्य एंड मनु के टेक्स्ट से मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, सप्तांग थ्योरी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सप्त मीन्स 7, सप्त SAPT मीन्स 7, अंग मीन्स पार्ट्स या लिम्ब। ठीक है, सप्तांग तो 7 अंग, यू कैन से 7 अंग, 7 अंग्स और 7 लिम्ब्स ऑफ द स्टेट। सो क्लासिकल हिंदू व्यू हमें बताता है कि कौन से जरूरी लिम्ब्स हैं स्टेट के, और वो 7 अंग हैं। सो स्टेट कंसिस्ट्स ऑफ स्वामी, दैट इज किंग, अमात्य, दैट इज मिनिस्टर, कोश, दैट इज ट्रेजरी, पुरा, दैट इज कैपिटल, जनपदा, दैट इज कंट्री, मंद, दैट इज आर्मी, एंड मित्र, दैट इज अलाय। एलाय मित्र, ठीक है, एलाय मीन्स मित्र। तो दूसरे जो राज्य है, आपका एक राज्य है और आप उस राज्य के राजा हो, एंड दूसरा जो राज्य है उससे फ्रेंडशिप करना, उससे भी तो फ्रेंडशिप जरूरी है। सो दूसरे राज्य के साथ जो आप ट्रीटीज साइन करोगे, या जो डॉक्यूमेंट्स आप साइन करोगे, या जो कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करोगे फॉर फ्रेंडशिप यानी मित्रता के लिए,
उसका रेफरेंस यहाँ पे दिया गया है एज मित्र या एलाय। सो ये 7 जरूरी लिम्स हैं एक स्टेट के। सो बहुत हाई चांसेस हैं कि ये आपसे एग्जाम में पूछी जा सके, ठीक है, सप्तांग थ्योरी। सो स्टेट को एफिशिएंटली फंक्शन करने के लिए इन सारे लिम्स की जरूरत होती है, ठीक है। अगर आप कहो कि मैं किंग को हटा दूं या मैं मित्र को हटा दूं तो स्टेट अच्छा फंक्शन करेगा, या इसका फंक्शन किसी और से परफॉर्म करा दूं, तो पॉसिबल नहीं है। स्टेट अच्छे से एफिशिएंटली फंक्शन नहीं कर पाएगा। सो एफिशिएंटली फंक्शनिंग के लिए स्टेट की और पॉलिटिक्स की ये सभी लिम्स का साथ में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। We can say that each limb is indispensable for the state. ओके, सो सभी लिम्स का साथ में फंक्शन करना जरूरी है। म्यूचुअली इंटीग्रेशन होना चाहिए सभी लिम्स का, एंड कॉपरेशन होना चाहिए आपस में उन सभी 7 लिम्स का जो हमने डिस्कस किए, तब जाके स्टेट अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। यानी किंग इतना एफिशिएंट होना चाहिए कि वो मित्रता बढ़ा सके दूसरे नेशंस के साथ, ठीक है। और जिस राज्य का वो किंग है वो राज्य गरीब नहीं होना चाहिए, उसके पास ट्रेजरी होना चाहिए, यानी कोष होना चाहिए राज्य में। तो ये देखो, मैं ये एक सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूं कि कैसे सभी 7 लिम्स कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एंड कोऑपरेट कर रहे हैं फॉर द गुड फंक्शनिंग और फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट। सो ये सारे ही लिम्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ये नहीं कह सकते कि किंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड एलाय कम, नहीं, ऑल द 7 लिम्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक समान है, एक समान इंपॉर्टेंट है स्टेट के लिए। सो हमें रामायण में सप्तांग थ्योरी का एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है जो मैं आपको बताना चाहूंगी। जब राजा दशरथ जी की डेथ हुई तो सभी जो ब्राह्मण वहां पे काम करते थे वो जाके रिक्वेस्ट किए वशिष्ठ जी से कि तुरंत एक किंग अपॉइंट किया जाए नेशन के लिए, अदरवाइज वो नेशन डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी विदाउट अ किंग। सो हमें यहाँ पे एक कोट देखने को मिलता है, अ किंगडम विदाउट अ सॉवरेन इज लाइक अ रिवर विदाउट वाटर। अंडरस्टैंड दिस। हम जब सॉवरेनिटी पढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर होकर आएगा, बट अभी आप ऐसे समझो, क्लासिकल हिंदू व्यू ये कहता है जो एक राज्य है, ठीक है, वो एक राजा के बिना बिल्कुल ऐसा ही है कि जहां पे एक नदी तो है लेकिन वो सूखी पड़ी है क्योंकि वहां पानी नहीं है। सो अ किंगडम विदाउट अ सॉवरेन, अ किंगडम विदाउट अ किंग इज लाइक अ रिवर विदाउट वाटर। अगर नदी में पानी ही नहीं है तो वो नदी किस काम की, ठीक है। अ फॉरेस्ट विदाउट वेजिटेशन, फॉरेस्ट तो है लेकिन वहां पेड़ पौधे हैं ही नहीं, तो वो जंगल किस काम का। ठीक इसी तरीके से वो राज्य है जहां पर किंग नहीं है, अगर किंग नहीं है उस राज्य में तो वो राज्य किस काम का, उसे राज्य कहेंगे ही क्यों, है ना। इतनी इंपॉर्टेंस दिखाई है एक सॉवरेन की क्लासिकल हिंदू व्यू ने। जिस तरह से एक सूखी नदी और एक जंगल बिना पेड़ पौधों के होता है, ठीक उसी तरीके से एक राज्य होता है बिना किंग के, इसलिए किंग का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। उस वक्त कौन कौन से किस किस तरह के स्टेट्स एग्जिस्ट करते थे, अब हम वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज ट्राइबल स्टेट, ठीक है, जहां पे ट्राइब्स बहुत ज्यादा हैं, वो लोग ट्राइबल स्टेट फॉर्म करती हैं। जिस भी स्टेट में, जिस भी राज्य में आदिवासी ज्यादा हैं वो ट्राइबल स्टेट कहलाता है। सेकेंड तरह का स्टेट है मोनार्की या राजतंत्र, ठीक है, जहां पे किंग या क्वीन स्टेट को रन करते हैं, वो डोमिनेट करते हैं, वो सबसे हाई रहते हैं, किंग या क्वीन। थर्ड टाइप की कैटेगरी है ओलिगार्की, कुलीन तंत्र, ठीक है। ओलिगार्की वो होती है जहां पे कुछ लोग स्टेट को रन करते हैं, जनरली वो कुछ लोग वेल्दी पीपल होते हैं, ठीक है, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो लोग स्टेट को रन करते हैं, दैट इज ओलिगार्की। सिटी स्टेट सबके इंडिपेंडेंट सॉवरेन सिटीज रहती थी, जिसका एग्जाम्पल हमें एंशिएंट ग्रीस में देखने को मिलता है। कॉन्फेडरेट स्टेट्स वो स्टेट्स होते हैं जो अपनी थोड़ी सी पार सभी मिलकर एक ट्रीटी के तहत अपनी थोड़ी सी पार एक सेंट्रल पार को दे देते हैं, ठीक है, एक सेंट्रल पार रहती है जिसको सभी स्टेट्स अपनी थोड़ी थोड़ी पार्स दे देते हैं, और ये सारे स्टेट्स सॉवरेन हैं।
ये सॉवरेन स्टेट्स मिलकर कॉन्फेडरेट स्टेट बनाते हैं। और कॉन्फेडरेसी, रिपब्लिक ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा, द हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट हेरिडिटरी, रादर ही इज इलेक्टेड। सो ये 6 टाइप्स के स्टेट उस वक्त थे। सो एंशिएंट थिंकर्स जो थे वो स्टेट का नेचर ऑर्गेनिक मानते थे, ठीक है। स्टेट वॉज एन ऑर्गेनिज्म, ऐसा मानना था एंशिएंट थिंकर्स का। मनु एंड कौटिल्य ने भी ऑर्गेनिक बताया स्टेट को। लेट्स सी मनु एंड कौटिल्य ने क्या कहा। सो मनु एंड कौटिल्य ने कहा कि स्टेट के जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग नहीं हैं, ठीक है। दे आर नॉट अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। उनके इंटरेस्ट या विल्स अलग अलग नहीं है, उन पार्ट्स के इंटरेस्ट या विल्स अलग अलग नहीं है, रादर वो सभी पार्ट्स जॉइंड हैं किससे? ऑर्गेनिक यूनिटी से। वो बंधे हुए हैं ऑर्गेनिक यूनिटी से। सो मनु एंड कौटिल्य ने भी हमें 7 लिम्स के बारे में बताया है जो भी हमने डिस्कस किए थे। सो स्टेट का एम क्या था? स्टेट आखिर अचीव क्या करना चाहता था? व्हाट वाज द गोल ऑफ स्टेट? सो वैदिक पीरियड में स्टेट का गोल था, स्टेट के एम्स थे पीस, ऑर्डर, सिक्योरिटी एंड जस्टिस। इन 4 चीजों को स्टेट अचीव करना चाहता था इन वैदिक पीरियड। अच्छा, इन पोस्ट वैदिक पीरियड स्टेट के क्या एम्स हुए? ठीक है, स्टेट के एम्स में बदलाव आया। वो क्या बदलाव था? अब स्टेट क्या अचीव करना चाहता था? सो इन पोस्ट वैदिक पीरियड स्टेट वांटेड टू अचीव प्रमोशन ऑफ धर्म, ठीक है, धर्म को प्रमोट करना, अर्थ, काम एंड मोक्ष। इनका प्रमोशन स्टेट का एम था। इनको प्रमोट करने से क्या होता? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्रमोट करने से क्या होता? ऑल राउंड मोरल एंड मटीरियल प्रोग्रेस ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। सो इनको प्रमोट करने से ऑल राउंड मोरल एंड मटीरियल डेवलपमेंट होता है, इंडिविजुअल का भी एंड सोसाइटी का भी। इसलिए स्टेट का पोस्ट वैदिक पीरियड में एम था कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए। सो अब हम स्टेट के फंक्शंस डिस्कस करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, सो प्लीज इसे ध्यान देकर सुने। सो एंशिएंट इंडिया में स्टेट को 2 फंक्शंस परफॉर्म करने होते थे। पहला कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शंस, सेकंड मिनिस्ट्रेंट फंक्शंस। सो अब हम डिटेल में समझेंगे कि ये 2 फंक्शंस क्या थे। सो कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शंस उन सारी चीजों को इंक्लूड करता था विच वर वेरी इसेंशियल एंड इनएविटेबल, इम्पॉसिबल टू अवॉइड, ठीक है, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी। यानी अगर सोसाइटी को तुम्हें मेंटेन करना है, उसे अच्छा बनाना है, तो इन सारी चीजों को तुम एस्केप नहीं कर सकते, इन्हें स्किप नहीं कर सकते आप, अगर सोसाइटी को आपको इसेंशियली अच्छा बनाना है। So we can say that constituent functions included all those activities which were essential as well as inevitable, which means you can't avoid them, impossible to avoid for the maintenance of society. So वो activities हैं डिफेंस अगेंस्ट फॉरेन इन्वेजन, ठीक है, कोई दूसरा राज्य हमारे राज्य पर आक्रमण न कर दे, ठीक है, उसके लिए खुद को बचाना, उससे खुद को बचाना, खुद को प्रोटेक्ट करना, यानी डिफेंस, ये फंक्शन इंक्लूड करता है कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन में। इसी से समझ में आता है ये कितने जरूरी है सोसाइटी के लिए। सो डिफेंस अगेंस्ट फॉरेन इन्वेजन, प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन एंड प्रॉपर्टी, यानी अपने राज्य में लोगों की रक्षा करना और उन लोगों की प्रॉपर्टी की रक्षा करना, ये भी इसमें इंक्लूडेड है। प्रिजर्वेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कहीं ये तो नहीं हो रहा कि खून हो रहा है, मर्डर हो रहा है और राजा को भाई सब पता ही नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना इज ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन। 3 इंपॉर्टेंट चीजें इंक्लूड करता है ये, डिफेंस, प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन एंड प्रॉपर्टी, प्रिजर्वेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर या मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो यहाँ पे हमें देखने के लिए क्या होगा, यहाँ पे हमें देखना होगा कि किंग की क्या आखिर ड्यूटी रहती थी कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शंस को इंप्लीमेंट करने में।
सो स्टेट में किंग वॉज कंसिडर्ड टू बी द प्रोटेक्टर, ठीक है, वो प्रोटेक्ट करता था अपने सब्जेक्ट्स को और उनकी प्रॉपर्टी को, और वो इंप्लीमेंट करता था लॉ, मोरालिटी एंड धर्म को. सो वी कैन से दैट किंग वॉज द प्रोटेक्टर एंड इम्प्लीमेंटर. सो गाइज अब हम डिस्कस करने वाले हैं मिनिस्ट्रेंट फंक्शंस के बारे में. सो मिनिस्ट्रेंट फंक्शंस में लोगों का वेलफेयर प्रमोट करने की बात हुई है. कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शंस में हमने देखा कि स्टेट को बचाने की बात हुई है, ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर की बात हुई है. मिनिस्ट्रेंट फंक्शंस में बात हुई है लोगों के वेलफेयर को प्रमोट करने की, ठीक है, लोगों की लाइफ स्टाइल को कैसे ऊपर लेके जाया जा सके, उनकी लाइफ और कितनी बेहतर बनाई जा सके, ये मिनिस्ट्रेंट फंक्शंस में बात हुई है. इन फंक्शंस में लोगों की जिंदगी को आसान कैसे बनाया जाए उस चीज की बात हुई है. सो मिनिस्ट्रेंट फंक्शंस में इतनी सारी एक्टिविटीज कवर हुई हैं कि मतलब इसमें तुम हर एस्पेक्ट ह्यूमन लाइफ का इंक्लूड कर सकते हो, चाहे वो सोशल एस्पेक्ट हो, चाहे वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो, चाहे वो रिलीजियस एस्पेक्ट हो. तो मिनिस्ट्रेंट फंक्शन सभी एक्टिविटीज को इंक्लूड करते हैं, ठीक है. दैट इज वाई ये बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है. इन फंक्शंस के तहत स्टेट कुछ ऐसी चीजें ऑफर करता है, कुछ ऐसी फैसिलिटीज ऑफर करता है रिलीजन्स एंड डिफरेंट रिलीजन्स जो है स्टेट में और डिफरेंट सेक्ट्स जो है, ताकि वो खुद को मोरली, ठीक है, डेवलप कर सके. सो मिनिस्ट्रेंट फंक्शंस में रिलीजन्स और डिफरेंट सेक्ट्स को डेवलप होने की, मोरली खुद को आगे बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी देता है स्टेट, ठीक है, डिफरेंट फैसिलिटीज देता है. मिनिस्ट्रेंट फंक्शंस हेल्प करते हैं सोशल ऑर्डर बढ़ाने में, ठीक है, लर्निंग, एजुकेशन, आर्ट, इन सबको बढ़ावा मिलता है मिनिस्ट्रेंट फंक्शंस में. एजुकेशन की वैल्यू बढ़ती है मिनिस्ट्रेंट फंक्शन से. एजुकेशन, आर्ट, लर्निंग, इन सब की वैल्यू बढ़ती है मिनिस्ट्रेंट फंक्शन से. मिनिस्ट्रेंट फंक्शंस के थ्रू ही जो स्कॉलर्स हैं, जो आर्टिस्ट्स हैं, उनको सपोर्ट मिलता है, ठीक है, जिस वजह से आर्ट एंड कल्चर जो है नेशन का वो एक्सपैंड होता है, उसे बढ़ावा मिलने में मदद मिलती है. एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग रेस्ट हाउसेस, ठीक है, रेस्ट हाउसेस बनाना, चैरिटी हॉल्स, हॉस्पिटल्स, ऐसी सारी चीजें बनाना, ये सब मिनिस्ट्रेंट फंक्शंस का हिस्सा है. फ्लड से बचाना, फैमिन से बचाना, अर्थक्वेक से बचाना, ठीक है, या इनसे जो भी नुकसान हुआ है सूखा पड़ने की वजह से या खाना कम मिलने की वजह से, ठीक है, फूड की शॉर्टेज की वजह से या बाढ़ आ जाने की वजह से, भूकंप आ जाने की वजह से, इन सब से जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना या लोगों की मदद करना. तो जब ये स्टेट ऐसे काम करता है तो वो मिनिस्ट्रेंट फंक्शंस का हिस्सा होती हैं. अपने स्टेट के रिसोर्सेज बढ़ाना, ठीक है, बाय डेवलपिंग फॉरेस्ट, ठीक है, बाय वर्किंग इन माइंस, इससे हमारे जो स्टेट के रिसोर्सेज हैं वो बढ़ रहे हैं. डैम्स बनाना, ठीक है, बांध बनाना, कैनाल्स बनाना फॉर एग्रीकल्चर, इससे क्या होगा कि अगर बारिश नहीं भी हुई तब भी एग्रीकल्चर रुकेगा नहीं, है ना, इसलिए कैनाल्स कंस्ट्रक्ट करना, डैम्स बनाना. गैम्बलिंग, ड्रिंकिंग, प्रोस्टिट्यूशन ना, इन सारी चीजों को रोकना ताकि लोग बर्बाद ना हो स्टेट के, हमारे सिटीजन्स खराब ना हो, ठीक है, जुआ, ड्रिंकिंग, प्रोस्टिट्यूशन, इन सारी चीजों को रोकना. ये सब कुछ सेकेंड कैटेगरी के फंक्शंस में इंक्लूडेड है, ये उसी में परफॉर्म की जाती हैं ये सारी एक्टिविटीज. एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि जो कि मौर्यन एंड गुप्ता डायनेस्टीज थी, ठीक है, वो ये दो फंक्शंस परफॉर्म करती थी. एंशियंट इंडिया में स्टेट इतने अच्छे से ये दो तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता था, इसी वजह से वो इंस्ट्रूमेंट था वेलफेयर का. किसके वेलफेयर का? सोसाइटी के वेलफेयर का, है ना. स्टेट को माना जाता था कि वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. व्हाई? बिकॉज इट परफॉर्म्स दीज टू फंक्शंस. ये दो जरूरी फंक्शन स्टेट परफॉर्म करता था, इस वजह से वो सोसाइटी का वेलफेयर बहुत अच्छे से करता था.
अच्छा, इतनी सारी एक्टिविटीज अब स्टेट को परफॉर्म करनी है। जितनी भी हमने एक्टिविटीज डिस्कस की कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शंस के तहत और मिनिस्ट्रेंट फंक्शंस के तहत, इनको आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बहुत ही बड़ी मशीनरी का सहारा लेना होगा। मशीनरी इन द सेंस काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स चाहिए, काफ़ी सारे लोग चाहिए जो इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, थ्योरेटिकल बात में तो हमने सारी एक्टिविटीज़ डिस्कस कर ली कि हाँ, डिफेंस करना है, लोगों को प्रोटेक्ट करना है, रिलीजियसली हेल्प करनी है, सोशली बहुत हेल्प करनी है, इकोनॉमिकली हेल्प करनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत है, आपको लोगों की ज़रूरत है। तो ये अब कैसे पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल होगा लोकल असेंबलीज के थ्रू। ठीक है, ये सारी चीज़ें पॉसिबल होंगी लोकल असेंबलीज एंड स्टेट में जो ब्यूरोक्रेसी है, मींस ऑफिशियल्स हैं, उनके थ्रू वो इम्प्लीमेंट करेंगे इन सारी एक्टिविटीज़ को। सेकेंड, ये सारी एक्टिविटीज़ फॉलो होंगी या पॉसिबल होंगी प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से। यानी सेंटर के पास ही पूरी पावर नहीं है, सेंटर अपनी पावर ट्रांसफर कर रहा है ताकि ये सारी एक्टिविटीज़ पॉसिबल हो सकें। पावर जो था वो विलेज असेंबलीज को मिलता था। देयर वॉज एक्सटेंसिव डेलीगेशन ऑफ पावर विच वॉज फॉलोड एट दैट टाइम। तो वो डेलीगेशन ऑफ पावर, किसको ये पावर मिलती थी? वो पावर मिलती थी विलेज पंचायत्स को, सिटी काउंसिल्स को, ट्रेड गिल्ड्स को। ठीक है, ताकि वो ये सारी एक्टिविटीज इंप्लीमेंट करा सकें लोगों के लिए। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी यानी वही स्टेट के जो ऑफिशियल्स हैं, उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी। ठीक है, टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज विद कोऑपरेशन। ठीक है, ताकि वो अपनी ड्यूटीज कोऑपरेशन के साथ निभा सके। किसके साथ कोऑपरेट करना है? कोऑपरेट करना है विलेज पंचायत के साथ, सिटी काउंसिल्स के साथ, है ना, जो अभी हमने डिस्कस किया। हमने क्या डिस्कस किया कि स्टेट के इन सारी एक्टिविटीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो करना होगा। ठीक है, दैट मीन्स सेंटर ही सारी चीजें परफॉर्म नहीं कर सकता है, वो अपनी पावर डेलीगेट करेगा। किसे डेलीगेट करेगा? विलेज पंचायत्स को डेलीगेट करेगा, सिटी काउंसिल्स को देगा। और इन सब के साथ कोऑपरेट कौन करेगा? स्टेट ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, जो स्टेट के ऑफिशियल्स हैं वो इन विलेज पंचायत्स और सिटी काउंसिल्स के साथ कोऑपरेट करेंगे, म्यूचुअली इंटीग्रेट करेंगे, ताकि इन सारी एक्टिविटीज को इम्प्लीमेंट किया जा सके। यही स्टेट ऑफिशियल्स की ड्यूटी है। इसी तरीके से ये सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जाते थे। सो गाइस, लेट्स वाइंड अप क्लासिकल हिंदू व्यू। क्लासिकल हिंदू व्यू ने कहा कि स्टेट को दो तरह के फंक्शंस कैरी आउट करने हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट एंड मिनिस्ट्रेंट। बहुत ज्यादा अटेंशन एंड केयर के साथ ये फंक्शंस परफॉर्म किए जाने चाहिए, जिसकी वजह से सोसाइटी का एंड स्टेट का वेलफेयर होगा। यहाँ पे क्या हम ये कह सकते हैं कि क्लासिकल हिंदू व्यू एक वेलफेयर स्टेट की बात करता है, एंड वेलफेयर स्टेट की बात करने के साथ साथ वो हर रिलीजन एंड हर सेक्ट की रिस्पेक्ट करता है, बिना बायस एंड प्रेजुडिस के साथ, है ना, बिना बायस के हर रिलीजन और सेक्ट की रिस्पेक्ट करता है क्लासिकल हिंदू व्यू। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि वो वेलफेयर स्टेट की बात करने के साथ साथ एक सेक्युलर स्टेट की बात भी करता है। दस क्लासिकल हिंदू व्यू कहता है कि स्टेट को दो तरह के फंक्शंस परफॉर्म करने हैं ताकि वो एक स्टेट वेलफेयर स्टेट एंड सेक्युलर स्टेट बन सके। सेक्युलर स्टेट इसलिए क्योंकि किसी भी रिलीजन को गिराया नहीं जा रहा है, किसी भी रिलीजन को ज्यादा रिस्पेक्ट या कम रिस्पेक्ट नहीं दी जा सकती है। ठीक है, नहीं दी जा रही है, एंड स्टेट का अपना कोई रिलीजन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, स्टेट का अपना कोई भी रिलीजन नहीं है, इसीलिए वो एक सेक्युलर स्टेट है। फ्रेंड्स, आपको बस इतना ही समझना था क्लासिकल हिंदू व्यू ऑफ द स्टेट के बारे में। आई फील कि आपको ईजी लगा हो, मैंने ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया हो। अगर आपके कोई भी डाउट्स या आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसे सॉल्व करूं। आप वो प्रॉब्लम या डाउट मुझे मेरी इंस्टा आईडी लॉ पीप्स पर आकर भी बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी वो प्रॉब्लम या डाउट सॉल्व कर सकूं। मेरी इंस्टा आईडी लॉ पीप्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, बहुत जल्दी अब हम सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे एंड उसको फिनिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।